गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका टीडीपी के इस सेशन में। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जुड़ जाइए एक बार सभी। बताइए आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना, एक बार बताइए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना है ना। मैं भी उठा करके एक बार सेशन शेयर कर देता हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर देना अपने अपने फ्रेंड्स के लिए, साथियों के लिए क्लास को शेयर आप ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मॉरल डेवलपमेंट। प्रीति भाटिया जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। ठीक है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे आज सीडीपी का। जीन प्याजे और लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? जीन प्याजे और लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, मैं भी शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए क्लास थोड़ा रुका हुआ हूँ। ठीक है ना, कर दीजिए आप भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। चलो ठीक है, मैंने तो शेयर कर दिया है भाई अपने अपने ग्रुप में, आप भी शेयर कर दीजिएगा। आप भी शेयर कर दें एक बार। ठीक है ना, और स्टार्ट करते हैं नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, नैतिक विकास, बालक का नैतिक विकास, नैतिक विकास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ठीक है ना, जी सर, जी सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना, देखो ये मॉरल जो शब्द है, सबसे पहले नैतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉरल। ठीक है ना, ये जो मॉरल शब्द है, मॉरल शब्द, मॉरल शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द, लैटिन शब्द मोरस से मानी जाती है। MORES, मोरस से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? लैटिन शब्द मोरस से मानी जाती है। सबसे पहले तो इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति समझो आप। मॉरल शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरस शब्द से मानी जाती है। कौन से शब्द से मानी जाती है? मोरस शब्द से, MORES, मोरस शब्द से। और इस मोरस शब्द का मतलब क्या होता है? इस मोरस शब्द का अर्थ होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, या हमारी कह सकते हैं लोक प्रथाएं, लोक प्रथाएं, रीति रिवाज या लोक प्रथाएं, या लोक प्रथाएं, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है ना, मॉरल शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी भाषा का मॉरल शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? मोरस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रिवाज, या कह सकते हैं इसको लोक प्रथाएं, या इसको लोक विधियां भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लोक विधियां, लोक विधियां। ठीक है, ये इसकी क्या मानी जाती है? शाब्दिक व्युत्पत्ति। अब सबसे पहली बात कि नैतिकता होती क्या है। ठीक है, नैतिकता का मीन्स क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉरलिटी? मॉरलिटी क्या है? तो देखो, नैतिकता से क्या तात्पर्य है? नैतिकता का तात्पर्य क्या है? नैतिकता का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य अर्थात इसका मीनिंग क्या है? नैतिकता का तात्पर्य क्या है? ठीक है ना, देखो विकास की कौन सी अवस्था में ना तो बच्चा नैतिक होता है ना अनैतिक, तो आपको पता है शैशव अवस्था में ना तो बच्चा नैतिक है ना अनैतिक है, ना सामाजिक है ना असामाजिक है। लेकिन इस स्थिति में बच्चा ज्यादा दिन तक नहीं रुकता, बाद में उसमें सामाजिकता के गुण भी डेवलप होते हैं, उसमें नैतिकता के गुण भी डेवलप होते हैं। तो नैतिकता का तात्पर्य क्या है? नैतिकता का तात्पर्य है
उचित और अनुचित में, उचित और अनुचित में, उचित और अनुचित में अंतर करके, अंतर करके उचित का चयन करना, उचित का चयन करना, चयन करना क्या कहलाता है? नैतिकता कहा जाता है। कहने का मतलब सही और गलत में, सही का चयन, सही और गलत में अंतर करके, पहले तो ये अंतर करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो सही और गलत में अंतर करके और सही का चयन करना, उचित का चयन करना क्या कहा जाता है? मॉरलिटी कहा जाता है, नैतिकता कहा जाता है। ठीक है ना? तो नैतिकता का तात्पर्य है उचित और अनुचित में अंतर करके उचित का चयन करना ही नैतिकता कहा जाता है, मॉरलिटी कहा जाता है। मॉरल शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मोरस शब्द से हुई है। कौन से हुई है? मोरस। मोरस का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, लोक प्रथाएं या हमारी जो लोक विधियां हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं? मॉरलिटी कहते हैं। ठीक है, एक बात करते हैं, नैतिक दुविधा क्या है? कई बार पूछा जाता है कि नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, दुविधा बोले तो कॉन्फ्लिक्ट, और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। नैतिक दुविधा बोले तो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ठीक है ना? गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून आप सबके लिए। नैतिक दुविधा क्या है बताएंगे आप में से कोई? नैतिक दुविधा किसको कहते हैं? नैतिक दुविधा क्या है बताओ? दुविधा, असमंजस की स्थिति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है। जब व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। कहने का मतलब जब व्यक्ति उचित और अनुचित में क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? उचित और अनुचित में, उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पाना, डिफरेंस नहीं कर पाना, अंतर नहीं कर पाना, जिसको बोलते हैं ना किंग कर्तव्य विमूढ़ की सी स्थिति हो जाती है, अंतर नहीं कर पाना, ये क्या कहलाता है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? मॉरल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। नैतिक दुविधा दोस्तों इसको कहा जाता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा। ठीक है, एक होता है नैतिक तर्कणा, एक शब्द आता है इनकी शब्दावली में जो पेपर में पूछे जाते हैं। नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा, यानी इसको बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। अब ये मॉरल रीजनिंग क्या है? नैतिक तर्कणा क्या है बताइए? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। बताइए नैतिक तर्कणा क्या है? ठीक है ना? देखो, नैतिक तर्कणा उचित अनुचित में अंतर करके उचित का चयन करना, उचित और अनुचित में अंतर करके उचित का चयन करना, यानी कहने का मतलब उचित और अनुचित में अंतर करने में सहाय जो हमने तर्क किया है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? नैतिक तर्कणा। यानी उचित और अनुचित में अंतर करने में शामिल, अंतर करने में शामिल होने वाली चिंतन प्रक्रिया को, चिंतन प्रक्रिया को
नैतिक तर्कणा मॉरल रीजनिंग कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? ये पेपर में आ चुका है। उचित और अनुचित में अंतर करने में शामिल होने वाली, हाँ, डिसीजन करना, ठीक है, शामिल होने वाली चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा, नैतिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो उचित और अनुचित में अंतर करने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, जो थिंक अपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर कोई ना कोई चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बावजूद अपन क्या लेते हैं? बिल्कुल मॉरल रीजनिंग मेथड। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो उचित और अनुचित में अंतर करने में शामिल होने वाली चिंतन प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कणा कहते हैं। और नैतिक दुविधा, दुविधा क्या है? उचित और अनुचित में जब अपन अंतर ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या उचित है, हमारे लिए क्या अनुचित है, जब हम इसमें ही अंतर नहीं कर पाएंगे तो इसी को नैतिक दुविधा, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और उचित और अनुचित में अंतर करके उचित का चयन करना, देखो तीनों में, इसमें भी बात हुई है, उचित और अनुचित में अंतर करने में शामिल होने वाली यहां तो दी गई है चिंतन प्रक्रिया, उसको तो बोलेंगे नैतिक तर्कणा। उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पाना, इसको कहेंगे आपका नैतिक दुविधा। और उचित और अनुचित में अंतर करके उचित का चयन करना, सही का चयन करना, इसको किस नाम से जाना जाएगा? नैतिकता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं, ठीक है ना, नैतिकता की, नैतिकता की परिभाषाएं। तो देखो सबसे पहले रॉस के अनुसार, रॉस के अनुसार, ठीक है, रॉस ने क्या कहा है कि संगठित आत्मा ही चरित्र है। संगठित, संगठित आत्मा, संगठित आत्मा ही चरित्र है, चरित्र है। किसने कहा है कि संगठित आत्मा ही चरित्र है? और आत्मा कभी भी हमें गलत करने के लिए नहीं कहती। अगर हमने आत्मा को प्रॉपर तरीके से संगठित किया हुआ है, उसका उचित हमने उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है, तो वही हमारा कैरेक्टर है। तो उचित संगठन यानी संगठित आत्मा ही क्या है? चरित्र है। ये कथन किसने दिया है? रॉस ने, ठीक है ना। मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल, चरित्र, कैरेक्टर आपका स्थायी भावों की, स्थायी भावों की, भावों की एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। किसने कहा है? मैकडूगल ने। चरित्र जो है वो स्थायी भावों की एक व्यवस्था है। किसने कहा है? विलियम मैकडूगल ने, ठीक है ना। चरित्र आदतों का पुंज या एक संगठन, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। सैमुअल स्पाइस, सैमुअल स्पाइस, ये वाला जो स्टेटमेंट है पेपर में कई बार पूछा गया है कि चरित्र आदतों का एक पुंज, चरित्र क्या है? चरित्र जो है वो आदतों का, चरित्र आदतों का एक, आदतों का एक पुंज या संगठन है, पुंज या संगठन है, ठीक है। चरित्र आदतों का एक पुंज है, किसने कहा है? चरित्र आदतों का एक पुंज है, किसने कहा है? कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो सैमुअल स्पाइस साहब ने कहा है कि चरित्र आदतों का क्या है? एक पुंज है। चरित्र आदतों का एक पुंज किसने कहा है? सैमुअल स्पाइस ने। ये आपको बहुत बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट आता है बैरोन का, ठीक है ना। बैरोन साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि बैरोन, बैरोन उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं में उचित व
अनुचित। उम्र बढ़ने के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं में उचित या अनुचित के बारे में, यानी सही या गलत के बारे में उचित या अनुचित के बारे में सोचने की जो योग्यता है, सोचने की योग्यता नैतिकता कहलाती है। नैतिकता कहलाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं में उचित अनुचित या सही गलत को सोचने के बारे में जो सोचने की योग्यता है, उसी को बैरोन साहब ने किस नाम से पुकारा है? मॉरलिटी के नाम से पुकारा है, नैतिकता के नाम से पुकारा है। ठीक है ना। नैतिक विकास से तात्पर्य क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं में सही गलत के बारे में जो सोचने की योग्यता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नैतिक विकास के तत्व या इसकी बीमाएं। नैतिक विकास के तत्व, नैतिक विकास के तत्व, डेफिनेशंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास के कौन कौन से तत्व हैं, इसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। नैतिक विकास के तत्व, ठीक है ना। नैतिक विकास के तत्व बता देता हूं। चलिए बात करते हैं नैतिक विकास के तत्व। कौन कौन से नैतिक विकास के तत्व हैं? ठीक है ना। तो देखो, नैतिक विकास के 3 तत्व हैं। नैतिक विकास के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। नैतिक विकास के तत्व तो कितने तत्व माने जाते हैं? 3 तत्व माने गए हैं। ठीक है ना। कितने तत्व हैं? 3। नंबर 1 पहले तो हैं सांवेगिक तत्व। सांवेगिक तत्व, ठीक है ना। दूसरे हैं व्यवहारात्मक तत्व। व्यवहारात्मक तत्व। और तीसरे हैं आपके संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक तत्व, ठीक है। तो नैतिक विकास के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सांवेगिक तत्व यानी इमोशनल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक आपके बिहेवियर कंपोनेंट होते हैं और एक आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले सांवेगिक तत्व, ठीक है ना। कौन सा तत्व? सांवेगिक तत्व। सांवेगिक तत्व, इमोशनल कंपोनेंट। इमोशनल कंपोनेंट, सबसे पहले इसके प्रतिपादक कौन है? आपसे पूछा जाएगा कि नैतिक विकास के सांवेगिक तत्व के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो देखो, इसके प्रतिपादक हैं फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। और इसके समर्थक माने जाते हैं एरिक्सन, जो कि मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। एरिक्सन, एरिक होमबर्गर एरिक्सन, ठीक है। ये इसके क्या माने जाते हैं? इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते आप सबके लिए, ठीक है ना। मंजूर गंगा, नमस्ते जी, नमस्कार नमस्कार आप सबके लिए। तो नैतिक विकास के सांवेगिक तत्व के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड है और एरिक्सन है, ठीक है ना। अब यहां पर सांवेगिक रूप से ये वाला तत्व क्या कहता है कि सांवेगिक रूप से जो बालक हैं वो अपने माता पिता से संबंध स्थापित करके नैतिकता की बातें सीखता है, ठीक है ना। सांवेगिक रूप से बालक अपने माता पिता से संबंध स्थापित करके नैतिकता को सीखता है। यह कौन सा तत्व मानता है? आपका इमोशनल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सांवेगिक रूप से बालक, यानी सांवेगिक रूप से बालक, सांवेगिक रूप से बालक अपने माता पिता से
अपने माता पिता से संबंध स्थापित करके नैतिकता को सीखता है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है बताओ? बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है बताइए एक बार। बालक की प्रथम पाठशाला किसको कहते हैं बताइए एक बार। मैंने आपको बताया था बालक की प्रथम पाठशाला किसको कहते हैं बताइए। बालक की प्रथम पाठशाला, कमेंट करिए फटाफट उत्तर। बालक की प्रथम पाठशाला किसको कहा जाता है बताइए, बताइए बताइए। अच्छा, सामूहिक रूप से बालक कितने प्रकार की नैतिकता को सीखता है? ठीक है ना, देखो बालक की जो प्रथम पाठशाला है ना, उसको परिवार को माना जाता है। परिवार में ही तो बच्चा सब कुछ सीखता है, अपने माता पिता परिवार जनों से। तो सामूहिक रूप से, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं भावात्मक, ठीक है ना, जीवन जो आसक्ति के विकास का जो सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, वो जन्म वो जीवन का प्रथम वर्ष माना जाता है। अटैचमेंट, भावात्मक रूप से लगाव जो होता है, ठीक है ना, तो इस बात को मानने वाले थे कौन? एरिक्सन ने ये कहा था। ये किसने कहा था? एरिक्सन ने, कि जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये एरिक्सन का मानना था साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में। मैंने आपको इससे पहले एरिक्सन पढ़ाया है, तो उसमें ये चीज मैंने बताई थी। अटैचमेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से माता पिता से बच्चों का क्या होता है? लगाव होता है। तो सामूहिक रूप से बालक अपने माता पिता से ही संबंध स्थापित करके किसको सीखता है? नैतिकता को सीखता है। और सामूहिक रूप से बालक जो है ना, वो दो प्रकार की नैतिकता को सीखता है। कितने प्रकार की नैतिकता को सीखता है? सामूहिक रूप से बालक, सामवेगिक रूप से बालक दो प्रकार की, सामवेगिक रूप से बालक दो प्रकार की नैतिकता को सीखता है। नैतिकता को सीखता है। कितने प्रकार की को सीखता है? दो प्रकार की। नंबर एक, पहली है अंतःकरण, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंस, अंतःकरण, ठीक है। और दूसरी है अहम आदर्श, ईगो आइडल, अहम आदर्श। दो प्रकार की नैतिकता को सीखता है सामूहिक रूप से, अंतःकरण कॉन्सेंस और ईगो आइडल। हाँ बिल्कुल भैया, कंबोज, बिल्कुल कंबोज दीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, परिवार, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सामूहिक रूप से बालक कितने प्रकार की नैतिकता सीखता है? दो प्रकार की, कॉन्सेंस और अहम आदर्श। अब ये जो अंतःकरण वाली जो नैतिकता है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें बेकार्य आते हैं। अंतःकरण, अंतःकरण बोले तो हमारी एक तरह से हमारा जो आत्मा है, इसमें बेकार्य आते हैं, जिन्हें एक गुड बॉय गुड गर्ल नहीं करना चाहते, जिन्हें एक अच्छा बालक अच्छी बालिका नहीं करना चाहते। इसमें कौन से कार्य आएंगे? इसमें बेकार्य आते हैं। इसमें ऐसे कार्य आते हैं, जिन्हें एक अच्छा लड़का, गुड बॉय लड़का या लड़की नहीं करना चाहते। इसका मतलब वो उसका क्या है? अंतःकरण है, ठीक है ना। वो चीज आएंगी जिसको हमारी जो अंतरात्मा है वो नहीं करना चाहती, और इसी पर लिए जो अच्छा लड़का है अच्छा लड़की है वो उसको नहीं करना चाहती। जैसे चोरी करना, जैसे झूठ बोलना, जैसे अपन बात करें, जैसे क्या आएगा? जैसे मान लीजिए चोरी करना, ठीक है ना। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी ना तो चोरी करना चाहते हैं, ना कभी झूठ बोलना। अरे नहीं नहीं, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनमें कौन सा विकास है? अंतःकरण। अब यहां पर फ्रायड का मानना यह था, कि जब कोई बच्चा अपने अंतःकरण की बात नहीं मानता है, तो उसमें दोष भावना आ जाती है। कौन सी आ जाती है? उसमें दोष भाव, यानी उसमें गिल्ट फीलिंग आ जाती है।
फ्रायड का मानना था कि जब कोई बालक अपने अंतःकरण की बात नहीं मानता है, अपने अंतर्मन की बात को नहीं सुनता है, तो उसमें एक दोष भाव आ जाता है, उसमें एक गिल्ट फीलिंग, दोष भाव यानी गिल्ट फीलिंग आ जाती है। ठीक है, ये किसका मानना था? फ्रायड का। ठीक है, तो यहीं पर लिखना है कि फ्रायड का मानना था कि, फ्रायड का मानना था कि, क्योंकि इसके प्रतिपादक हैं फ्रायड, समर्थक हैं एरिक्सन, तो फ्रायड का मानना था कि जब कोई बालक अपने अंतःकरण की, अपने अंतःकरण की बात नहीं मानता है, ठीक है ना, इसको दोबारा करा दूंगा, कोई बात नहीं, नहीं मानता है, तो उसमें दोष भावना, दोष भावना जिसको बोलते हैं गिल्ट फीलिंग, आ जाती है। ठीक है ना, अगर कोई बालक अपने अंतर्मन की बात को नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट फीलिंग, दोष भावना उसके अंदर आ जाती है। किसका मानना था? यह आपके सिगमंड फ्रायड का मानना था। ठीक है, तो सामूहिक रूप से बालक दो प्रकार की नैतिकता करके सीखता है, नैतिकता की बातें सीखता है, एक तो अंतःकरण से और दूसरा है अहम आदर्श। ठीक है ना, अहम आदर्श दूसरा कौन सा है? दूसरा उन्होंने बताया था अहम आदर्श, नंबर 2 अहम आदर्श, ईगो आइडल। ठीक है, अहम आदर्श, इसमें तो वे कार्य आते हैं जिनको एक अच्छा बालक, अच्छी बालिका नहीं करना चाहते। इसमें कौन से कार्य आएंगे? इसमें ऐसे कार्य आते हैं, इसमें वे कार्य आते हैं, वे कार्य आते हैं जिन्हें अच्छा बालक या बालिका करना चाहते हैं। अच्छा बालक या बालिका, गुड बॉय गुड गर्ल, कोलवर की स्टेज में आएंगे, अच्छा बालक या बालिका करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? क्रिस्टल कंसेप्ट, नमस्कार भैया नमस्कार, कई दिन में आए हो क्लास में। इसमें वे कार्य आते हैं जिन्हें अच्छा बालक या बालिका क्या करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। ठीक है ना, और इसमें कौन से काम आते हैं? ऐसे कार्य आते हैं जिन्हें एक अच्छा लड़का या लड़की नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, जैसे जैसे अहम आदर्श, आदर्श अपना एक आइडल, बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहते हैं, जैसे बच्चे माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता की आज्ञा मानना, की आज्ञा मानना चाहते हैं। ठीक है भाई, अच्छा लड़का अच्छा लड़के चाहेंगे कि हम अपने माता पिता की क्या माने? आज्ञा का पालन करें। ठीक है ना, जब कोई बच्चा अपने अहम आदर्श की क्या कर देता है? अवहेलना, तो उसमें लज्जा भाव आ जाता है। ठीक है ना, फ्रायड का ही मानना था कि जब कोई बालक अपने अहम आदर्श की अवहेलना कर देता है, अवहेलना का मतलब इसकी बात को नहीं मानता है, तो उसमें कहीं ना कहीं लज्जा भाव, यानी उसके अंदर सेम फीलिंग आ जाती है। कौन सी फीलिंग आ जाती है? सेम फीलिंग। ठीक है ना, ध्यान रखना, जब कोई बालक, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड का ही मानना था, फ्रायड के अनुसार जब कोई बालक, जब कोई बालक अपने अहम आदर्श की बात नहीं मानता है, अहम आदर्श, ईगो आइडल्स, अहम आदर्श की बात नहीं मानता है, मानता है, तो उसमें, तो उसमें लज्जा भाव, लज्जा भाव, सेम फीलिंग आ जाती है। बोलो बात समझ में आई?
बताओ एक बार, बात समझ में आई? ठीक है ना। जब कोई बालक अपने अहम आदर्श की बात नहीं मानता है तो उसमें क्या आ जाता है, उसके अंदर लज्जा भाव आ जाता है। कौन सा भाव आ जाता है? लज्जा भाव आ जाता है। ठीक है ना। और एरिक्सन ने नैतिक विकास के लिए आत्म अवमान को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, एरिक्सन ने नैतिक विकास के लिए, मॉरल डेवलपमेंट के लिए, नैतिक विकास के लिए आत्म अभिमान यानी प्राइड, आत्म अभिमान, इसको प्राइड बोलते हैं, को महत्वपूर्ण माना है। महत्वपूर्ण माना है। आत्म अभिमान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसने बताया है? एरिक्सन ने बताया, एरिक्सन ने। ठीक है, तो जब कोई बालक अपने अहम आदर्श की बात नहीं मानता है तो उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? लज्जा भाव। ठीक है ना। और जब कोई बालक अपने अंतःकरण की बात नहीं मानता है तो उसमें कौन सा भाव आता है? दोष भाव, गिल्ट फीलिंग। तो गिल्ट फीलिंग तो कब आएगा? जब अपने कॉन्सेंस की बात नहीं सुनता, अपने अंतःकरण की बात नहीं सुनता। किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड ने। और ईगो आइडल की बात अगर नहीं मानता है, अहम आदर्श की बात अगर नहीं सुनता है तो उसमें सेम फीलिंग आएगी। ये भी किसने बताया था? सिगमंड फ्रायड। और जब कोई बालक, ठीक है ना, आत्मवान, यानी आत्मवान को सबसे महत्वपूर्ण किसने बताया है? एरिक्सन साहब ने बताया, एरिक होमबर्गर एरिक्सन ने बताया है। ठीक है ना। और इसका मतलब फ्रायड और एरिक्सन का ही मानना था कि 6 वर्ष की आयु से पहले पहले, कितने वर्ष की आयु से पहले पहले? 6 वर्ष की आयु से पहले पहले बालक में दोष भाव, लज्जा और आत्म अभिमान का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। यानी एरिक्सन और फ्रायड का मानना था, ठीक है, 6 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 6 वर्ष की आयु में, ठीक है, बालक में तीनों चीज आ जाएंगी। कौन कौन सी? बालक में एक तो आ जाएगा दोष भाव, गिल्ट फीलिंग। ठीक है, उसमें आ जाएगा लज्जा भाव, सेम फीलिंग, लज्जा भाव। और उसमें आ जाएगा आत्म अभिमान। ये तीनों चीज उत्पन्न हो जाती हैं। आत्म अभिमान कितने वर्ष के बालक में? 6 वर्ष के बालक में। ये किसका मानना था कि तीनों चीज उत्पन्न हो जाएंगी? ये हमारे फ्रायड और दूसरा कौन है? एरिक्सन। इन दोनों का ही ये मानना था। तो ध्यान रखना है इसको, किसका मानना था? फ्रायड एंड एरिक्सन साहब का ये मानना था। बोलो बात समझ में आई यहां तक? तो थम्सअप वम्सअप कर दिया करो ताकि पता रहे, लगे कि आप भी मेरे साथ साथ हाँ क्लास में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा? सामवेगिक तत्व। अब बात करते हैं व्यवहारात्मक तत्व। ठीक है ना। दूसरा जो नैतिकता का तत्व है वो कौन सा है? व्यवहारात्मक तत्व। व्यवहारात्मक तत्व, बिहेवियर कंपोनेंट। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक। व्यवहारात्मक तत्व के जो प्रतिपादक हैं वो स्किनर और बंडूरा को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्किनर, बीएफ स्किनर, स्किनर और बंडूरा, स्किनर एंड वांडूरा, इन दोनों को ही माना जाता है। बीएफ स्किनर और अल्बर्ट वांडूरा साहब को व्यवहारात्मक तत्व का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब, अगर बालक अच्छा व्यवहार करता है, यानी इसमें क्या होता है कि अगर बालक अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार, तो अच्छे व्यवहार को बंडूरा क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवहार। ठीक है ना। बंडूरा ने क्या बताया इसको? सामाजिक व्यवहार। समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने और अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही इनके अधिगम सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते थे, जो किसने दिया था? अल्बर्ट वांडूरा, कनाडा देश के मनोवैज्ञानिक हैं। समाज किसको मान्यता प्रदान करता है? अच्छा व्यवहार। ठीक है, अच्छा व्यवहार जिसको बोलते हैं सामाजिक व्यवहार। और इसमें अपन, जब बच्चा अच्छा व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहार करता है, तो वहां उसको पुनर्बलन कौन सा मिलेगा?
सकारात्मक पुनर्बलन। यहां पर पुनर्बलन कौन सा मिलेगा बच्चे को? सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है भाई। देखो सबसे पहली बात, सामाजिक व्यवहार की बात तो कर रहे बंडूरा, और शिक्षा में पुनर्बलन किसकी देन है? बीएफ स्किनर साहब की। शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट का जो कंसेप्ट दिया है वो ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा दिया गया। ध्यान है ना ये चीज आपको? ठीक है ना? तो शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन किसकी देन है? स्किनर की। तो जब बालक गुड बिहेव करता है, यानी गुड बिहेव को बंडूरा कह रहे हैं सामाजिक व्यवहार करता है, तो वहां उसको समाज अनुमोदन देता है, अप्रूवल देता है, यानी उसको कहीं ना कहीं सकारात्मक क्या देता है? पुनर्बलन देता है। ठीक है ना? और अगर बालक असामाजिक व्यवहार करता है, ठीक है ना, अगर बालक कौन सा व्यवहार करता है? बुरा व्यवहार, बुरा आचरण करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो बुरे व्यवहार को अपन क्या कहेंगे? असामाजिक व्यवहार। कौन सा व्यवहार कहेंगे? असामाजिक, असामाजिक व्यवहार कहेंगे। अब एक चीज बताइए, असामाजिक व्यवहार में आप बच्चों को कौन सा पुनर्बलन देंगे? बताइए। अगर कोई बालक बुरा व्यवहार कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो उसको प्रत्युत्तर में किस प्रकार का रेनफोर्समेंट दिया जाएगा? कौन सा पुनर्बलन दिया जाएगा? बताओ कमेंट करके। अगर एक बालक सही व्यवहार ना करके गलत व्यवहार कर रहा है, देखो हमने सही व्यवहार के लिए, गुड आचरण के लिए, गुड बिहेव के लिए तो उसको दे दिया पॉजिटिव पुनर्बलन। ठीक है ना? और अगर वो बालक कहीं ना कहीं बुरा व्यवहार कर रहा है, तब वहां पर उसको कौन सा रेनफोर्समेंट देंगे? कमेंट करो फटाफट से, बताओ कौन सा देंगे? बताइए, बताइए कौन सा देंगे? बताओ। जब बालक, अगर बालक गलत आचरण कर रहा है, तब आप वहां उसको कौन सा पुनर्बलन देंगे? सकारात्मक देंगे या नकारात्मक देंगे? कौन सा देंगे बताइए? कौन सा पुनर्बलन बच्चे को दिया जाएगा? भाई कमेंट कर दिया करो भाई। चलिए कोई बात नहीं, वहां पर कौन सा पुनर्बलन दिया जाएगा? नकारात्मक। कौन सा दिया जाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। कौन सा दिया जाएगा? नकारात्मक दिया जाएगा। ठीक है? तो ये किसका मानना था? स्किनर एंड बांडूरा साहब का। यानी बांडूरा का मानना था कि बच्चे जो होते हैं ना, वो पुरस्कार व दंड के अपेक्षा, बांडूरा क्या मानना? बांडूरा का मानना यह था कि बच्चा जो भी नैतिकता सीखता है, जो भी सामाजिकता सीखता है, वो पुरस्कार और दंड से नहीं सीखता, बल्कि दूसरों लोगों को देख करके सीखता है, उनको प्रेक्षण करके सीखता है। इसीलिए इनके अधिगम सिद्धांत को प्रेक्षण का अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकन लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो बांडूरा का मानना था, बांडूरा का मानना था कि बालक पुरस्कार व दंड की अपेक्षा दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण, प्रेक्षण बोले तो इन्फेक्शन, अवलोकन, प्रेक्षण करके नैतिकता को सीखते हैं, नैतिकता को सीखते हैं। बोलो बात समझ में आई? यानी बालक जो होते हैं ना, वो पुरस्कार व दंड की अपेक्षा, हम बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया, हमें टॉफी दे दी, उसको लालच दे दिया, लोभ दे दिया, हमने उसको कोई पुरस्कार दे दिया, उससे सीखते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरस्कार व दंड की अपेक्षा बालक दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करके नैतिकता को सीखता है, क्योंकि बच्चा सीखता है अनुकरण करके। परिवार में अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो आपको बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, वहां उनको कोई तोहफा देने की जरूरत नहीं है, वहां उनको कोई इनाम देने की जरूरत नहीं है, बच्चा सीख जाएगा। क्योंकि बच्चा सीखता है अनुकरण से, बच्चा जैसा देखता है वैसा ही वो सीखता है। ठीक है? तो वांडूरा साहब का यह मानना था कि पुरस्कार व दंड की अपेक्षा दूसरों के व्यवहार का प्रेक्षण करके नैतिकता को बच्चा बहुत जल्दी से सीख जाता है। इसलिए हमेशा बच्चों के सामने एक आदर्श बिहेव
हमें करना चाहिए, घर के बड़ों को करना चाहिए, माता पिता को करना चाहिए, उससे बड़े जितने भी प्राणी हैं उनको उसके सामने एक सकारात्मक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मॉरलिटी को सीखता है अनुकरण करके। किसका मानना था कि बच्चा अनुकरण से सीखता है? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब का मानना था, ठीक है ना, जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। अब बात करते हैं तीसरा जो आता है संज्ञानात्मक तत्व, ठीक है। तो नैतिक विकास के 3 तत्व हैं, एक तो सामवेगिक तत्व, दूसरे हो गए व्यवहारात्मक तत्व, और तीसरे तत्व कौन से? तीसरा है संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट, संज्ञानात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व। कौन सा तत्व? संज्ञानात्मक तत्व। अब संज्ञानात्मक तत्व के जो प्रतिपादक हैं जीन प्याजे, कोहलबर्ग, गिलिन और कैरोल, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक जीन प्याजे, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है ना, कैरोल और गिलिगन, ये इसके क्या माने जाते हैं? प्रतिपादक माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी संज्ञात्मक परिपक्वता तथा सामाजिक अनुभूति से बालक नैतिक व्यवहार को सीखता है। ये क्या मानते हैं कि संज्ञानात्मक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता व सामाजिक अनुभूति से, सामाजिक अनुभूति से बालक नैतिकता को सीखता है। संज्ञात्मक परिपक्वता, जैसे जैसे मस्तिष्क डेवलप होता चला जाएगा, जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता जाएगा, हमें उचित अनुचित सही गलत के मायने समझ में आने लगते हैं। उम्र बढ़ती जाती है ना, तब आप व्यक्ति को एहसास होता जाता है कि अरे हाँ यार, ये काम मुझे करना चाहिए था, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत आचरण कर दिया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ बैरोन साहब ने भी यही कहा था कि नैतिकता से तात्पर्य क्या है? उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं में उचित अनुचित या सही गलत के बारे में सोचने की जो योग्यता है, उसी को उन्होंने नैतिकता नाम दिया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो संज्ञात्मक परिपक्वता, जैसे जैसे माइंड डेवलप होता जाएगा, बुद्धि का विकास होता जाएगा, मनुष्य का जो मानसिक जो दायरा बढ़ता जाएगा, तो उसको चीजों के मायने समझ में आने लगते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए इसको संज्ञात्मक परिपक्वता, सामाजिक अनुभूति, ठीक है ना, सोशल जो रियलाइजेशन है, उससे बालक में मोरलिटी जो है वो डेवलप होती है। ये किसका मानना था? ये संज्ञानात्मक तत्व के प्रतिपादक हैं जो जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और कैरोल एवं गिलिगन साहब का ये मानना था, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके नैतिक विकास के तत्व। अब बात करते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत भी है, ठीक है ना, नैतिक विकास के सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है। एक तो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये नैतिक विकास का भी सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक आपको पता ही है कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है इसके प्रतिपादक? सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले पूर्णता विकसित किया जाने वाला नैतिकता का सिद्धांत है। सबसे पहले पूर्णता विकसित किया जाने वाला नैतिकता का सिद्धांत कौन सा है? साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है, ठीक है ना। दूसरा है नैतिकता का ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये भी नैतिकता का भी सिद्धांत है, ये लर्निंग का तो है ही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक कौन है? बांडूरा। अभी मैंने बताया था बच्चा
दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके नैतिकता को तेजी के साथ में सीखता है, बजाय पुरस्कार या दंड के। ठीक है, ये किसका मानना था? ये आपके अल्बर्ट बंडूरा साहब का मानना था। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, तो ये जीन प्याजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। नंबर 3, संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक मुख्यतः किसको माना जाता है? एक तो जीन प्याजे साहब को माना जाता है, जीन प्याजे, और दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन प्याजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है साहब। कौन सा सिद्धांत है? संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। तो नैतिक विकास के कितने सिद्धांत हो गए? 3 सिद्धांत हो गए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रायट सबसे पहला और सबसे पूर्णतः विकसित सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा, संज्ञात्मक विकास सिद्धांत जीन प्याजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो नेक्स्ट अब बात करते हैं जीन प्याजे का नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। जीन प्याजे कौन से देश के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इनकी पुस्तक है जिसमें सिद्धांत दिया था द मॉरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चों के नैतिक निर्णय ऑफ ए चाइल्ड। ये पुस्तक है जीन प्याजे साहब की। इस पुस्तक में इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। और सन कौन सा है? सन है 1932। कौन से सन में दिया गया था? सन 1932, 1932। द मॉरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी? जीन प्याजे साहब ने लिखी है। और जीन प्याजे साहब ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 2 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो परायत्त नैतिक विकास और एक स्वायत्त नैतिक विकास। ठीक है ना। प्याजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। 2 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1, परायत्त नैतिक विकास की अवस्था। परायत्त नैतिक विकास की अवस्था। और नंबर 2, स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था। कितनी बताई है साहब? 2 बताई है। स्वायत्त, परायत्त एवं स्वायत्त। परायत्त को बोलते हैं हेटेरोनोमस। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोनोमस। स्टेज ऑफ मॉरलिटी। ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑटोनोमस स्टेज ऑफ मॉरलिटी। हेटेरोनोमस एंड ऑटोनोमस। ठीक है ना। परायत्त नैतिक विकास की जो अवधि है, सबसे पहले इन्होंने जो परायत्त नैतिक विकास, परायत्त नंबर 1, परायत्त नैतिक विकास, परायत्त नैतिक विकास। ठीक है ना। स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस स्टेज ऑफ मॉरलिटी, इसकी जो अवधि है, अवधि वो 2 से लेकर के 8 वर्ष बताई। 2 से 8 वर्ष की जो अवधि होती है वो स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मॉरलिटी।
यानी प्रायत नैतिक विकास की अवस्था कहलाती है। ठीक है, प्रायत दूसरों से, अर्थात इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, बाहरी सत्ता से प्राप्त, बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता, बाहरी सत्ता से, प्रायत्त, प्रायत्त मतलब बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता होती है इसमें। ठीक है, इसको नैतिक विकास की वास्तविक अवस्था भी कहते हैं, इसको दबाव के नैतिक विकास की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को नैतिक विकास की, नैतिक विकास की वास्तविक अवस्था भी कहते हैं, वास्तविक अवस्था भी इसी को कहते हैं, और इसी को बोलते हैं दबाव की, दबाव के नैतिक विकास की अवस्था। प्रेशर में बच्चा नैतिकता को सीखता है, दबाव के नैतिक विकास की अवस्था। और प्रेशर किसका, घर के बड़ों का, अपने बड़े लोगों का, अपने से बड़े लोगों का। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पिटाई लगेगी, अगर मैं चोरी करूंगा तो पिटाई होगी, घर पर डांट पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, बाहरी लोगों की सत्ता के कारण मॉरलिटी का डेवलपमेंट करता है। कौन सी में, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस स्टेज, यानी प्रायत नैतिक विकास की अवस्था में। आगे बात समझ में, तो इसको नैतिक वास्तविक विकास की अवस्था भी कहते हैं, इसको नैतिक दबाव की अवस्था भी कहते हैं। यानी इस अवस्था में, इस अवस्था में जो नैतिकता का प्रारंभ होता है वो बच्चों और बड़ों में वो किससे होता है, असमान अंतःक्रिया से। ठीक है ना, अनइक्वल इंटरसेप्शन होगा इसमें, इक्वल इंटरसेप्शन नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, असमान अंतःक्रिया। ठीक है ना, यानी इसमें असमान अंतः प्रक्रिया के, असमान, असमान अंतर प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया के का, अंतः प्रक्रिया से नैतिकता विकसित होती है, नैतिकता विकसित होती है। बच्चा छोटा है, घर के बड़े बड़े हैं, तो बड़ों में और छोटों में कौन सी अंतःक्रिया होगी, असमान अंतःक्रिया होगी। कौन सी होगी, असमान, यानी अनइक्वल इंटरसेप्शन होगा। ठीक है, और इसी अवस्था में जो बालक होता है ना, इसी अवस्था में, इस अवस्था में बालक जो होता है, बालक, बालक अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, अपने बड़ों की आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है, बड़ों की आज्ञा का पालन। कौन सी में करता है, प्रायत्त में पालन करता है, बड़ों की आज्ञा का पालन भी इसी अवस्था में होता है। क्लियर, बड़ों की आज्ञा का पालन। और इसी अवस्था में क्या आता है, प्राक स्कूली अवस्था और प्रारंभिक स्कूली अवस्था आ जाती है। इसी में कौन सी आ जाती है, एक तो प्राक, प्राक स्कूली अवस्था भी यही होती है। प्राक स्कूली का मतलब होता है नर्सरी विद्यालय की आयु। कौन सी, नर्सरी विद्यालय की आयु है ये, विद्यालय की आयु। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं पूर्व प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु भी यही है। ठीक है, तो इसमें एक तो प्राक में अर्ली जो चाइल्डहुड एजुकेशन है ना, ठीक है ना, जिसको एनईपी में ईसीसी के नाम से जाना जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से, वो इसी में आ जाएगी। ठीक है, और इसी में साहब नंबर 2 अगर हम बात करें तो इसी में आपकी प्रारंभिक विद्यालय की आयु आ जाएगी, प्रारंभिक प्राइमरी स्कूल, प्रारंभिक स्कूल की आयु भी इसी में आ जाएगी। तो दोनों चीजें किस में आ रही हैं, इसी में आ रही हैं। क्यों, क्योंकि इसकी अवधि प्याजे ने बताई है 2 से लेकर के 8 वर्ष। तो सामान्यतः 6 साल का बालक प्रारंभिक विद्यालय में आता है, कक्षा 1 में दाखिला लेता है। उससे पहले बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिसको किंडरगार्टन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको नर्सरी विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। तो इसी अवस्था में ये शामिल हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में नैतिकता का जो नियम होते हैं ना, वो उनका पालन जो है अपने बड़ों के अनुकरण से करता है। यानी इस अवस्था में नैतिकता का पालन जो करता है ना, वो बड़ों के अनुकरण से करता है, बड़ों के अनुकरण से, बड़ों के अनुकरण से नैतिकता का पालन करता है। कौन, बालक, नैतिकता का पालन किया जाता है। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ एक बार, बताओ एक बार, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दिया करो।
बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, तो ये हो गई। और देखो इस अवस्था में नैतिक निरपेक्ष जो होते हैं ना वो अपरिवर्तनशील होते हैं। इस अवस्था में नैतिक निरपेक्ष कैसे होते हैं? नैतिक निरपेक्ष अपरिवर्तनशील। इस अवस्था में नैतिक निरपेक्ष अपरिवर्तनशील होते हैं। अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील होते हैं, ध्यान रखना। उनमें परिवर्तन नहीं होता, बड़े मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्लियर? तो ये हो गई परायत्त नैतिक विकास। अब बात करते हैं नंबर 2। दूसरी अवस्था बताई थी इन्होंने स्वायत्त, स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था। स्वायत्त नैतिक विकास, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मॉरलिटी। ठीक है ना? और इसकी अवधि क्या बताई इन्होंने? 8 से लेकर के सामान्य 13 वर्ष अवधि जो है, 8 से 13 वर्ष की अवधि बताई। स्वायत्त नैतिक विकास, ठीक है ना? क्लियर? इस अवस्था में बालक जो नैतिकता को सीखता है वो अपने संगी साथियों से। इस अवस्था में नैतिकता का विकास, इस अवस्था में नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास अपने संगी साथियों से होता है। अपने संगी साथियों से होता है, क्योंकि सामूहिक खेलों में बच्चा खेलने लगता है, बाल्यावस्था का बालक है। ठीक है? तो संगी साथियों से नैतिकता को सीखता है। ठीक है ना? इसमें जो नैतिकता का प्रारंभ होता है वो बच्चे तथा बड़ों में असमान संबंध से होता है। यानी यहां पर भी नैतिकता का प्रारंभ बच्चे एवं बड़ों में असमान संबंध, अनइक्वल रिलेशन से होगा। असमान संबंध से होता है। असमान संबंध, संबंध असमान है यहां पे। वहां पर असमान अंतर क्रिया थी, अंतर प्रक्रिया, इंटरसेप्शन था। यहां रिलेशन क्या होंगे? असमान है। ठीक है? बच्चे एवं बड़ों में कैसे संबंध होते हैं? यहां पे असमान संबंध होते हैं। प्याजे ने इसी को ही ध्यान रखना, इसी को प्रजातांत्रिक या समतावादी नैतिक समतावादी नैतिक विकास कहा है। इसी को क्या नाम दिया है प्याजे ने? प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक या समतावादी, समतावादी नैतिक विकास नाम दिया है इसी को जीन प्याजे साहब ने। बोलो बात समझ में आई? ठीक है ना? तो प्याजे ने, ठीक है ना, कौन से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था को प्रजातांत्रिक नैतिक विकास की अवस्था भी कहा है? तो स्वायत्त को। ठीक है ना? प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेसी, ठीक है ना, समतावादी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ये हो गया जीन प्याजे साहब का नैतिक विकास। अब अपन बात करते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोहल वर्ग, लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है ना? सेल चेंज कर देता हूं उसकी।
थोड़ा बैटरी के सेल चेंज करने पड़ते हैं इसलिए, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, देखो, कोहलबर्ग ने, क्लियर, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में कुल कितनी कहानियां सुनाई थी? तो एक तो ध्यान रखना, ये कहां के? अमेरिका के। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के लिए के लिए 11 कहानियां सुनाई थी बच्चों को। कितनी? 11 कहानियां। कितनी कहानियां सुनाई थी? 11 कहानियां सुनाई गई थी। ठीक है ना, यानी 11 कहानियों का उपयोग किया था, और ये 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए थी। कितने वर्ष के लिए? 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, उनके नैतिकता का विकास ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोहलबर्ग ने लगभग 11 कहानियों का प्रयोग किया था। इन 11 कहानियों में हेंज नामक व्यक्ति की कहानी, हेंज नामक व्यक्ति की, ठीक है ना, हेंज की जो कहानी थी, हेंज की दुविधा, ठीक है, हेंज डेलमिना बोलते हैं इसको, हेंज डेलमिना भी बोलते हैं, हेंज की दुविधा, ये वाली जो कहानी थी वो सबसे अधिक फेमस हुई थी। ठीक है ना, सबसे अधिक। हेंज की दुविधा, हेंज कौन था? एक हेंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी हो जाती है बीमार। अब उसकी पत्नी को बचाने के लिए कोई इंजेक्शन चाहिए, इंजेक्शन है बहुत कॉस्टली, करोड़ों में कीमत है। ये जो कोहलबर्ग बड़ा गरीब आदमी है, इसके पास पैसे नहीं थे, पत्नी को कैसे बचाए, यानी वो काल्पनिक कहानी सुना रहा है बच्चों को। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, बच्चों के सामने कहानी सुनाई कि बताओ ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए। तो बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए उसका यह मानना था कि बच्चों के तर्क का और उसके चिंतन का विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी है। तो बच्चों से तर्क करा रहा है कि भैया अगर वो चोरी करता है तो पकड़ा जाएगा, और नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो विभिन्न अवस्थाओं के बच्चों से वो इसके बारे में प्रश्न पूछता है। तो ये कहानी उनकी बहुत अधिक फेमस हुई थी, जिसको हेंज दुविधा या हाइनेस दुविधा, या इंग्लिश में बोलते हैं हेंज डेलमिना, हेंज डेलमिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेंज की दुविधा। कोहलबर्ग, जो कोहलबर्ग था ना, इस पर प्रभाव किसका पड़ा था? तो कोहलबर्ग पर जीन प्याजे का प्रभाव पड़ा था। कोहलबर्ग पर जीन प्याजे का प्रभाव पड़ा था। किसका? जीन प्याजे का प्रभाव, जीन प्याजे का प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे? जीन प्याजे साहब से। जीन प्याजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक में आता है, इसी वजह से इनका जो भी नैतिक विकास सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक में आता है, क्योंकि ये जो जीन प्याजे थे उनसे बहुत अधिक क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है ना, और जीन प्याजे और कोहलबर्ग दोनों ने नैतिकता के विकास सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया था? ठीक है ना, प्याजे और कोहलबर्ग दोनों ने ही, प्याजे व कोहलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया था? साक्षात्कार विधि का। कौन सी विधि का? साक्षात्कार विधि का उपयोग किया था। साक्षात्कार विधि, कौन सी विधि का उपयोग किया था? इंटरव्यू मेथड। वो बच्चों के क्या लेता था? साक्षात्कार लेता था, तो साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। ठीक है ना, और कोहलबर्ग का यह मानना था कि बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए, कोहलबर्ग साहब का यह मानना था कि बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए उनके तर्क और चिंतन का विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी है। कोहलबर्ग के अनुसार, वर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास को समझने के लिए, नैतिक विकास को समझने के लिए उनके तर्क
उनके तर्क व चिंतन का विश्लेषण, यानी किसका? तर्क और चिंतन, ध्यान रखना, तर्क और चिंतन का विश्लेषण किया जाना, विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह किसका मानना था? कोहलवर का, कि भैया अगर हमें बच्चों के मोरल डेवलपमेंट को समझना है तो बच्चे कैसे तर्क करते हैं, वो चिंतन कैसे करते हैं, उनका एनालिसिस किया जाना बहुत जरूरी है, उसका विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? और कोहलवर्ग ने अपने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए थे? कोहलवर्ग ने अपने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के तीन स्तर, स्तर कितने हैं? 3 स्तर बताए, 3 स्तर व 6 अवस्थाएं, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं बताएं। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले पहला स्तर है नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है ना? इसको प्राक परंपरागत भी बोलते हैं, प्राक रूढ़िवादी, या इसी को प्राक परंपरागत, ठीक है ना, स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज इसको कहा जाता है। ठीक है ना? और इसकी अवधि क्या बताई थी? 4 से लेकर के 10 वर्ष अवधि बताइए, 4 से 10 वर्ष। ठीक है ना? 4 से 10 वर्ष की अवधि को इन्होंने किस नाम से जाना था? प्राक रूढ़िवादी, प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से इसको बताया है। ठीक है ना? और इसकी भी 2 अवस्थाएं, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी है पुरस्कार या प्रसन्न लालच साधनात्मक अवस्था। ठीक है ना? एक तो कौन सी बताइए? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ओबे एंड पनिश स्टेज, दंड की अवस्था, और दूसरी है पुरस्कार ऑब्लिक लालच ऑब्लिक साधनात्मक उन्मुख अवस्था। ठीक है ना? उन्मुख अवस्था, यानी बच्चा यहां पर जो भी नैतिकता का पालन करता है सेकंड वाली में, वो किसी पुरस्कार या किसी लालच या किसी साधना के वशीभूत होकर के करता है। और आज्ञा एवं दंड में बच्चा आज्ञा का पालन करता है केवल दंड के भय से, कि अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी क्या हो जाएगी? पिटाई हो जाएगी। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो पूर्व परंपरागत स्तर में है 4 से 10 वर्ष। ठीक है ना? और इसमें भी इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी है आपकी पुरस्कार लालच या साधनात्मक उन्मुख अवस्था। ठीक है? दूसरी जो स्टेज बताई इन्होंने, दूसरी, ये तो पूर्व परंपरागत। नंबर 2 दूसरी है परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। ठीक है ना? और इसको अपन क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी, इसको रूढ़िवादी स्तर भी बोलते हैं। प्राक रूढ़िवादी का मतलब तो पूर्व परंपरागत हो जाएगा, इसको रूढ़िवादी भी बोलते हैं, रूढ़िवादी स्तर। ठीक है ना? परंपरागत स्तर या रूढ़िवादी स्तर, इसको एक तरीके से कन्वेंशनल स्टेज, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज,
और इसकी अवधि बताई है इन्होंने 10 से लेकर के 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, ठीक है ना। तो रूढ़िवादी स्तर की अवधि क्या बताइए, 10 से लेकर के 13 वर्ष। और इसमें भी इसकी भी क्या बताइए, दो अवस्थाएं बताई हैं। परंपरागत की अवस्था भी क्या बताइए, दो, एक तो प्रशंसा की अवस्था, नंबर एक तो प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। और दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। कितनी हो गई, इसकी भी दो हो गई, टोटल कितने हो गए, चार हो गए, चार अवस्थाएं, दो स्तर हो गए। तीसरा जो बनता है, तीसरा है इनका पश्च परंपरागत, पश्च परंपरागत स्तर, इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरलिटी। और ये होगी आपकी 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद की जो अवस्था है, ये पश्च परंपरागत स्तर का नैतिक विकास माना जाता है, ठीक है ना। पश्च परंपरागत स्तर का नैतिक विकास। अब इसकी भी दो अवस्थाएं, एक तो सामाजिक समझौते की अवस्था, ठीक है, सामाजिक समझौते की अवस्था, और एक है विवेक की अवस्था। इसकी भी कितनी है, दो अवस्थाएं। नंबर एक सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था की अवस्था, और दूसरी है विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था, ठीक है साहब। कितने हो गए आपके, तीनों स्तर हो गए इसके, ठीक है ना। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताएं, स्टेज कितने बताई हैं, तीन, अवस्थाएं 6 हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको प्राक रूढ़िवादी भी कहते हैं, प्राक परंपरागत स्तर भी कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज, इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा। अवधि है 4 से 10, इसमें आएंगी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरी है पुरस्कार ऑब्लिक लालच ऑब्लिक साधनात्मक उन्मुख अवस्था। दूसरा स्तर है परंपरागत या रूढ़िवादी स्तर, जिसको कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, 10 से 13 वर्ष की अवधि। इसमें भी प्रशंसा और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी बच्चा जो भी नैतिकता का पालन करता है वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान के कारण करता है। बच्चा जो भी नैतिकता का पालन करता है वो प्रशंसा, कितना अच्छा लड़का है मेरा राजा बेटा, गुड बॉय गुड गर्ल, ये प्रशंसा सुनने के लिए वो नैतिकता का पालन करता है। पश्चिम परंपरागत स्तर में वो सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण नैतिकता का पालन करता है, और कहीं ना कहीं उसमें विवेक डेवलप हो जाता है। तो विवेक की अवस्था, इसके भी कितने हो गए, दो। ऐसे करके 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो पहला है इनका पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है ना। कौन सा, पूर्व परंपरागत स्तर का नैतिक विकास। नंबर एक, पूर्व परंपरागत स्तर, स्तर, ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर का नैतिक विकास, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरलिटी, प्री कन्वेंशनल। अब इसमें देखो अवधि क्या बताई है, 4 से लेकर के 10 वर्ष, ठीक है। यहां ध्यान रखना, जब बालक के, जब बालक के तर्क व चिंतन का आधार, तर्क व चिंतन का आधार, आधार, ठीक है ना।
बाहरी घटना हो, कौन सी घटना? बाहरी घटना, बाहरी घटना हो तो वह पूर्व परंपरागत स्तर का, पूर्व परंपरागत स्तर का नैतिक विकास माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखाई है मैंने आपको, नैतिक विकास माना जाता है। पेपर में सीधा ही प्रश्न आया था कि जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार कौन सी घटना हो, ध्यान रखना बाहरी घटना हो। कौन सी घटना हो दोस्तों? बाहरी। ठीक है, जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार कौन सी घटना हो? बाहरी घटना हो। कौन सी घटना हो? बाहरी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको यहां पे लिखा है, कौन सी घटना हो? बाहरी घटना हो, बाहरी। तो वो कौन से स्तर का नैतिक विकास माना जाता है? तो याद रखना पूर्व परंपरागत स्तर का नैतिक विकास माना जाता है। ठीक है, और ये चिंतन का सबसे निचला स्तर है। ये क्या माना जाता है? ये चिंतन का सबसे निचला स्तर, सबसे निचला स्तर है ये। चिंतन का सबसे निचला स्तर है ये। चिंतन का सबसे निचला स्तर, सबसे निचला स्तर माना जाता है इसको। ठीक है ना, सबसे नीचे इसके स्तर का चिंतन है ये। ठीक है ना, इस अवस्था के प्रारंभ में तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है। याद रखना, प्रारंभ में तो नैतिकता का क्या पाया जाता है? अभाव। प्रारंभ में नैतिकता का अभाव, क्योंकि जन्म के समय शैशवावस्था में ना तो शिशु नैतिक होता है ना अनैतिक, मैंने कई बार बताया है। तो इस अवस्था के प्रारंभ में किसका अभाव होता है? प्रारंभ में नैतिकता का अभाव होता है। प्रारंभ में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, पूर्व परंपरागत स्तर में प्रारंभ में नैतिकता का क्या पाया जाता है? अभाव। और इसी अवस्था में नैतिकता का विकास प्रारंभ होता है। प्रारंभ में अभाव पाया जाता है और इसी अवस्था में विकास प्रारंभ होता है। इसी अवस्था में नैतिकता का विकास प्रारंभ होता है। नैतिकता का विकास प्रारंभ होता है। नैतिकता का विकास प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। ठीक है, क्लियर है? जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार बाहरी घटना हो तो कौन सा होता है? पूर्व परंपरागत। ठीक है ना, क्लियर है? अब इसकी भी दो अवस्थाएं बताई हैं। इसकी भी क्या बताई है? दो। नंबर एक, पहली क्या बताई है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसकी भी दो अवस्थाएं। पहली बात करें, नंबर एक, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है साहब, ऑबे एंड पनिश स्टेज है ये। अब भैया आज्ञा एवं दंड की अवस्था मतलब सीधी सी बात है, बच्चा जो नैतिकता का पालन कर रहा है वो बड़ों की आज्ञा का पालन केवल दंड के वजह से कर रहा है। यानी यहां पर बड़ों की आज्ञा का पालन केवल किस लिए कर रहा है? बड़ों की आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन केवल दंड के भय से, दंड के भय से करता है। क्लियर सी बात है भाई, कि भाई अगर मैं बड़ों का कहना नहीं मानूंगा तो क्या होगी? पिटाई होगी। ठीक है ना, और इसी भाव से, और यानी इसी भाव से या इसी भय के कारण उसको दंड का क्या है? दंड का है भय, भय है। और इसी भय के कारण वो काय का आचरण कर रहा है? इसी भय के कारण वो नैतिकता का आचरण करता है। नैतिकता का आचरण करता है। ठीक है ना, नैतिकता का आचरण कर रहा है। और वो कोहलबर्ग जो है बच्चों को कहानी किसकी सुना रहा है? हिंज की। तो उसमें बच्चों से तर्क और वितर्क करा रहा है। तो बच्चों ने कहा अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है तो उसकी कठिनाई बढ़ेगी। ये तो बच्चे ने पक्ष में तर्क किया कि अगर मान लो वो चोरी नहीं करता है, पत्नी को मरने देता है तो फिर उसकी कठिनाई बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, भाई रोटी पानी खुद ही बनानी पड़ेंगी, लत्ता कपड़ा खुद ही धोने पड़ेंगे, तो बेटा की क्या बढ़ेगी? कठिनाई बढ़ेगी। तो ये तो आया पक्ष में तर्क। विपक्ष क्या कह रहा है कि अगर हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा, हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा और पकड़ा गया तो फिर जेल चला जाएगा। ये कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। पक्ष कह रहा है कि भैया हिंज अगर अपनी पत्नी को मरने देता है तो कहीं ना कहीं उसकी कठिनाई बढ़ जाएगी। विपक्ष क्या कह रहा है कि अगर हिंज दवाई चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो फिर वो जेल चला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरी है इसमें अहंकार या साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुख अवस्था, लालच। ठीक है ना। साधनात्मक या पुरस्कार अवस्था। नंबर 2 लालच ऑब्लिक पुरस्कार साधनात्मक उन्मुख अवस्था, उन्मुख अवस्था। ये दूसरी अवस्था है। अब इसमें बालक जो नैतिकता का पालन कर रहा है वो किसी ना किसी लालच के कारण, किसी पुरस्कार के कारण, यानी इसमें बालक जो नैतिकता का आचरण करता है, यहां नैतिकता का आचरण केवल पुरस्कार के कारण, नैतिकता का आचरण पुरस्कार के कारण कर रहा है, पुरस्कार के कारण या लालच के कारण। बेटा ऐसा काम कर, बच्चे से कहते हैं ना बेटा दुकान पर जाना, मैं ना जा रहा हूं, बेटा 5 का नोट मिलेगा तुझे, ऐसा करना, तू अपने लिए क्रैक्स ले आना और ये काम कर ला। बच्चा दौड़ के जाएगा। वहां वो आपकी आज्ञा मान रहा है। तो क्यों मान रहा है? किसी लालच के वशीभूत होकर के आपकी बात को मान रहा है। उसको चॉकलेट का लोभ है। ठीक है ना। उसको लालच दिया गया तब जाकर के बेटा मामा जी आए पैर छुओ, 10 का नोट मिलेगा पैर छुओ, अरे लपक के जाएगा पैर छू जाएगा। तो वहां उसने नैतिकता का पालन किया। क्यों किया? क्योंकि उसको लालच मिला। बेटा ये अगर तू ये करेगा तेरे लिए बढ़िया पेन ला के दूंगा, पुरस्कार के कारण वो नैतिकता का पालन कर रहा है। ठीक है। और यहां वो केवल बड़ों की आज्ञा का पालन केवल दंड के भय के कारण कर रहा है कि अगर मैं कहा नहीं मानूंगा तो मुझ में डांट पड़ेगी या पिटाई हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। तो यहां नैतिकता लालच के प्रति साधनात्मक होती है, साधनात्मक। ठीक है ना। ओरिएंटेशन। ओके ना। इस अवस्था में पुरस्कार की अधिक इच्छा करता है बालक। पुरस्कार की क्या करता है? बहुत अधिक इच्छा होती है, पुरस्कार के कारण वो नैतिकता का पालन करता है। ठीक है। यानी अगर यहां पे हिंज की कहानी कि अगर हिंज जेल से आता है तो पत्नी को अपने साथ पाएगा, ये लालच आ गया कि उसने लालच के वशीभूत होकर के चोरी कर ली, इंजेक्शन चुरा लिया कि कोई बात नहीं यार जेल काटे आऊंगा तो क्या होगा, कम से कम जेल से छूट के आऊंगा तो पत्नी तो मेरे साथ में होगी। ये तो क्या दिया उसने पक्ष में। अब विपक्ष क्या कह रहा है कि अगर हिंद जेल जाता है तो ज्यादा खास फायदा नहीं होगा कि मान लो वो चोरी कर ली उसने और पकड़ा गया, वो जेल चला गया, चोरी भी कर ली पकड़ा गया और जेल चला गया तो इंजेक्शन भी नहीं मिला। ठीक है। तो कोई खास फायदा नहीं हुआ, वो जेल भी चला गया और जब जेल से आएगा तो पत्नी को भी साथ नहीं पाएगा क्योंकि इंजेक्शन उसको मिला ही नहीं। चोरी भी कर ली और उसकी पत्नी भी सुलट गई। ठीक है। और पकड़ा भी गया, जेल भी हो गई। तो ये विपक्ष कह रहा है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा जो स्तर बताया है, सॉरी दूसरा स्तर परंपरागत स्तर। दूसरा कौन सा बताया इन्होंने? परंपरागत स्तर। नंबर 2 परंपरागत स्तर। स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है ना। परंपरागत स्तर अवधि आपको पता ही है 10 से 13, 10 से 13 वर्ष। ठीक है। यस। अब यहां पर देखो, जब 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 बालक के तर्क व बालक के तर्क व चिंतन का आधार, तर्क व चिंतन का आधार क्या हो? सामाजिक घटना हो। कौन सी? सामाजिक घटना। जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार आधार सामाजिक घटना हो,
सामाजिक घटना, तो वह परंपरागत स्तर का नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास माना जाता है। ठीक है ना, बात ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार कौन कौन सी घटना हो भाई, सामाजिक घटना। ठीक है, अगर वो ये कह रहे कि जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार केवल बाहरी घटना हो तो परंपरागत, जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार सामाजिक घटना हो तो वो परंपरागत स्तर का नैतिक विकास होता है। कौन से स्तर का होता है, परंपरागत स्तर का नैतिक विकास होता है। बोलो बात यहां तक समझ में आई, बोलो बात यहां तक समझ में आ रही है ना, बताइए एक बार, कौन से स्तर का होता है, परंपरागत स्तर का नैतिक विकास होता है। ठीक है ना, जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार सामाजिक घटना हो तो परंपरागत स्तर का, यानी इसी अवस्था में सर्वाधिक नैतिक विकास, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। सर्वाधिक नैतिक विकास बाल्यावस्था है ना ये, ठीक है, तो सर्वाधिक नैतिक विकास बाल्यावस्था में होता है। सर्वाधिक नैतिक विकास, सर्वाधिक सामाजिक विकास भी बाल्यावस्था में होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। सर्वाधिक नैतिक विकास की अवस्था कौन सी है, परंपरागत। ठीक है ना, परंपरागत। लेकिन यहां पर जो नैतिकता है ना वो परंपराओं में ध्यान, परंपरागत यानी हमारी जो ट्रेडिशनल है उनको ध्यान में रख करके बालक परंपरागत तरीके से नैतिकता को सीखता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। क्लियर, यहां पर परंपरागत तरीके से, कौन से तरीके से, परंपरागत, ट्रेडिशनल, परंपरागत तरीके से नैतिकता को सीखा जाता है, नैतिकता को सीखता है परंपरागत। ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाई, परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परंपराओं को निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो परंपरागत तरीके से नैतिकता को सीखता है। अब इसकी भी दो अवस्थाएं बताई हैं, एक तो प्रशंसा सुनने की अवस्था, इसमें भी कितनी अवस्थाएं, दो है भाई साहब। नंबर एक तो बताइए प्रशंसा, इसकी भी दो अवस्थाएं। नंबर एक देखो, पहली है प्रशंसा सुनने की अवस्था, प्रशंसा सुनने की अवस्था। अब प्रशंसा सुनने की अवस्था का मतलब गुड बॉय गुड गर्ल है ना, क्या कहते हैं इसमें, गुड बॉय गुड बॉय, ठीक है, गुड गर्ल अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड गर्ल, उत्तम लड़का उत्तम लड़की, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यानी यहां पर बच्चा नैतिकता का आचरण कर रहा है, वो केवल और केवल अपनी प्रेज, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कर रहा है। लड़का कितना अच्छा है, फलाने को छोई छोरा बहुत बढ़िया, ऐसा, अरे एक बात नेक काम की मना ना करे, है ना। बहुत से क्या कहते हैं, ये लड़का बहुत बढ़िया है, कच्छू काम की मना ना करे, देखो कच्छू काम को मना नहीं करेगा तो बच्चा, उनको लगा मेरी बड़ाई हो रही है, हाँ बताओ क्या करूं, ये करना है, दौड़ के जाएगा। तो प्रशंसा सुनने के कारण बच्चा नैतिकता का पालन कर रहा है। कौन सी में, प्रशंसा सुनने की अवस्था। ठीक है, बालक वहां पर वही कार्य करता है, इस अवस्था में वही कार्य करता है जो दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो। बच्चा कौन सा काम करेगा, जो दूसरों के द्वारा क्या हो, स्वीकृत हो, मान्य हो। यानी यहां पर कहेगा आप ये मेरे लिए कर दें, मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, मैं ले आऊंगा, पर 5 रुपया की टॉफी मैं लेके आऊंगा, बेटा ले आइए पर मेरे काम कर ला, मेरे आप मेरे लिए कर दें, मैं आपके लिए कर देता हूं। ये कौन सी अवस्था है, प्रशंसा सुनने की अवस्था। ठीक है, अब यहां हिंज की कहानी चल रही है, तो अगर हिंज पक्ष में तर्क और विपक्ष में, पक्ष में है कि अगर हिंज दवाई चुराता है तो कोई उसको बुरा नहीं कहेगा। अगर हिंज दवाई चुरा भी लेता है तो कोई उसको बुरा नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि कि उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए ऐसा किया। और अगर वो दवाई नहीं चुराता है, अरे बड़ा अमानवीय पति है, बेटा पे खुद पे बीतती ना,
तो पतो चलती अब क्या है, अपनी चिरे जब पतो पर है के ना, ठीक है ना। अगर इस पे खुद पे बीतती तो पता पड़ती, बात सही है, खुद पे बीतती तो पता चलती। इसका मतलब बेटा चले जा लटक जा थांसूली पे, ठीक है ना। तो कोई उसको अगर वो चोरी कर लेता है ना तो कोई उसको बुरा नहीं कहेगा, यार बढ़िया है, कम से कम पत्नी बचाई है यार वन, ठीक है यार, अब क्या करे, किसी की जान बचाने के लिए अगर चोरी कर ली तो कर ली, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको एक अमानवीय पति कहा जाएगा, वो बड़ा बेकार आदमी है, ठीक है ना, मर जान नहीं बताया ने को नहीं आई, कैसा बुरा आदमी है। इसका मतलब पक्ष भी तेरा विपक्ष भी मेरा, ठीक है। और अगर विपक्ष क्या कह रहा है कि केवल दुकानदार ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसको अपराधी समझेंगे। अगर चोरी करते पकड़ा गया तो केवल दुकानदार तो खैर अपराधी समझेगो ही समझेगो, लेकिन समाज के अन्य लोग भी उसको क्या, अरे ये तो बड़ा अपराधी चोटा है, चोरी कर रहा हो पकड़ो गए, तो समाज के अन्य लोग भी उसको क्या कहेंगे, अपराधी कहेंगे। इस तरह से वो हिंज दुविधा लेकर के चल रही है, ठीक है। अब दूसरी जो इसमें अवस्था आती है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था। इसी की दूसरी अवस्था है नंबर 2, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था, बनाए रखने की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था, ठीक है ना। अब यहां पर पूर्व किशोर अवस्था आ गई साहब, पूर्व किशोर अवस्था, क्योंकि 10 से 13 पूर्व किशोर अवस्था आ गई यहां, ठीक है ना। यहां पर जो बालक है वो जो नैतिकता का पालन कर रहा है ना, वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसमें सम्मान पैदा हो जाता है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, सम्मान। इस सम्मान के खातिर वो किसका पालन करता है दोस्तों, नैतिकता का पालन करता है, ठीक है। वह यहां पर वह बच्चा वही काम करेगा, बालक वही कार्य करेगा जो देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा, बालक वही कार्य करेगा जो देश हित में और समाज हित में होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका परंपरागत स्तर। अब बात करते हैं नंबर 3, पश्च परंपरागत स्तर। नंबर तीसरा, पश्च परंपरागत स्तर। पश्च परंपरागत स्तर, इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरलिटी। कितने वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद। तो यहां पर भी ध्यान रखना है, जब बालक के तर्क व चिंतन का आधार, तर्क व चिंतन का आधार, जब बालक के तर्क व चिंतन का आधार क्या हो, विवेक हो, क्या हो, विवेक, विवेक हो, विवेक हो, तो वह पश्च परंपरागत स्तर का, पश्च परंपरागत स्तर का क्या कहा जाता है, नैतिक विकास कहा जाता है, नैतिक विकास कहा जाता है। कौन से स्तर का कहा जाता है, पश्च परंपरागत स्तर का, ठीक है। जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार क्या हो, विवेक हो, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको, विवेक, ठीक है। तीनों में मैंने आपको लिखाया, देखो सबसे पहले लिखाया है जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार क्या हो, जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार बाहरी घटना हो तो वो पूर्व परंपरागत है, जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार सामाजिक घटना हो तो परंपरागत स्तर है, और जब बालक के तर्क और चिंतन का आधार उसका विवेक होता है तो वह पश्च परंपरागत स्तर का, कौन से स्तर का, पश्च परंपरागत स्तर का।
क्या माना जाता है दोस्तों? नैतिक विकास माना जाता है। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, बताओ। ठीक है, अब इसकी भी दो अवस्थाएं बताई हैं, यानी ये नैतिक विकास का सबसे उच्च स्तर है। ये क्या माना जाता है? नैतिक विकास का सबसे उच्च स्तर। इसको नैतिक विकास का सबसे उच्च स्तर कहते हैं। नैतिक विकास का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। सबसे उच्च स्तर माना जाता है। नैतिक विकास का सबसे उच्च स्तर माना जाता है इसको। कौन से को? आपके पश्च परंपरागत स्तर को। ठीक है ना? यहां नैतिक आचरण पूर्णतः आत्मनियंत्रण में होता है। यहां नैतिक आचरण जो होता है, नैतिक आचरण पूर्णतः आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल होता है। यहां पे आत्मनियंत्रण में होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? आत्मनियंत्रण में होता है। नेक्स्ट यहां बात करें, इसकी भी दो अवस्थाएं। नंबर एक, पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। किसकी अवस्था? सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है ना? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से यहां पे हो जाता है। ठीक है ना? या इसको सामाजिक अनुबंध भी कह देते हैं। समझौता बोल दो या सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध की अवस्था, अनुबंध की अवस्था। ओके भाई, क्लियर है? अब यहां पर किशोर किशोरी केवल उन्हीं व्यवहारों को करते हैं जो कि सामाजिक परंपरा के अनुसार। ठीक है, यानी यहां पर किशोर उन्हीं व्यवहारों को करता है, उन्हीं व्यवहारों को करता है जो सामाजिक परंपराओं के अनुसार हो। सामाजिक परंपराओं के अनुसार हो। केवल किशोर उन्हीं व्यवहारों को करता है के अनुसार हो। उन्हीं व्यवहारों को करता है जो सामाजिक परंपराओं के क्या हो? अनुसार हो। ठीक है, यानी अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है तो ऐसा डर के कार्य करेगा, ना कि विवेचना के आधार पर। ये, और विपक्ष कहेगा अगर हिंज चोरी करेगा तो समाज में भी अपना स्थान खो देगा। ठीक है ना? अगर चोरी करेगा तो समाज में भी अपना स्थान खो देगा। समाज सदा के लिए उसको चोरी कहेगा फिर वो। ठीक है, ये हो गया इसका सामाजिक समझौता। समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते रहते हैं कि मधुबन फिर भी खिलते हैं। समझौता है भैया, अब क्या करूं? ठीक है, अब जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। ठीक है ना? अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है तो ऐसा वो डर के कारण करेगा, ना कि विवेचना के आधार पर। भैया पकड़ोगे तो खामा का पुलिस केस होंगे, चोरी केस लग जाएंगे, तो ठीक है भाई मर रही है तो मर जा, चोरी तो नहीं करूंगा, डर की वजह से कर रहा है। और अगर वो चोरी करेगा तो समाज में भी अपना स्थान खो देगा। ठीक है, कानून की निगाह में भी चोर हो जाएगा, समाज में भी चोर हो जाएगा, पत्नी भी सुलट जाएगी और उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब बात करते हैं विवेक की अवस्था, जिसको सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था भी कहते हैं। नंबर 2, विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था, इसको सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था भी कहते हैं। नीतिपरक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है साहब, विवेक क्लियर? अब यहां पर इस अवस्था में क्या आ जाती है बच्चों में? प्रौढ़ता आ जाती है। ठीक है ना? और इसमें किसी भी कार्य को वो संपूर्ण समाज को ध्यान में रख करके करता है, नीतिपरक कार्य करने लगता है। ठीक है ना?
अब इस अवस्था में अगर हिंदू चोरी नहीं करता है, पक्ष कह रहा है कि अगर हिंदू चोरी नहीं करता है तो फिर क्या ही होगा। अगर हिंदू चोरी नहीं करता है तो वह कानून से तो दूर हो जाएगा, चोरी नहीं करेगा तो कानून से तो दूर हो जाएगा, लेकिन अपने अंतःकरण से दूर नहीं हो पाएगा। अंतर्मन उसको धिक्कारेगा, अरे यार काश यार, ठीक है यार कर लेता तो कम से कम साथ में होती हैं, तेने तो यार फोकट के ही वे गाने बनाए शादी में, कौन से, जन्म 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 का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। तो तूने तो ये खाली पीली गाने बनाए यार। अरे कर ले तो चोरी चुकारी यार, कम से कम संग तो रहती है ना। अगर वो चोरी नहीं करता है तो कानून से तो दूर हो गया, लेकिन अंतरात्मा धिक्कार रही है उसको, उसका अंतःकरण उसको झंझोड़ रहा है। काश कर लेता, काश मैं ऐसा कर देता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और अगर वो चोरी करता है तो उसे अपने आप को निंदित करना पड़ेगा। अगर वो चोरी कर भी लेता है तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, निंदित करना पड़ेगा, क्योंकि उसका यह व्यवहार विवेक या ईमानदारी के अनुरूप तो नहीं होगा। अगर वो चोरी करता है तो व्यवहार निंदित हो गया, क्योंकि उसका यह व्यवहार उसके विवेक या विवेक के आधार पर तो नहीं है। तो ये कहती है विवेक की अवस्था, ठीक है। तो भैया यहां पर हिंज नामक व्यक्ति की क्या कही सुनाई गई है कहानी, ये दुविधा थी, क्या ही करे और क्या ही नहीं करे, ठीक है ना। अब क्लियर है। तो ये हो गया आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। अब ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, इसकी कुछ आलोचना भी हुई भाई, ठीक है ना, क्योंकि इनके सिद्धांत में लैंगिक पूर्वाग्रह को स्थान दिया गया है। आलोचना क्या थी इसमें, इनकी आलोचना भी हुई इनके सिद्धांत की। एक तो आलोचना क्या थी कि इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह को स्थान दिया गया, ये इनकी आलोचना है, ठीक है ना। महिलाओं की कहानी ज्यादा सुनाई है, महिला पुरुष में भेद कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है ना। और यह सिद्धांत सीमित भी है, ठीक है। एक तो लैंगिक पूर्वाग्रह और एक ये सिद्धांत कैसा है, सीमित है। सीमित क्यों है भाइयों, क्योंकि नैतिकता कोई काल्पनिक नहीं होती है। नैतिकता क्या होती है, कोई काल्पनिक थोड़ी होती है। नैतिकता काल्पनिक होती है क्या, कि बच्चों को काल्पनिक कहानियां सुनाओ, नैतिकता का पता लगाओ। हाँ गिलिगिन ने की थी, सीमा अग्रवाल, ओ बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं बात कर रहा हूं कैरोल गिलिगन, इनके द्वारा की गई थी कि नैतिकता जो है ना वो कोई सीमित नहीं है, ठीक है। नैतिकता लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, ठीक है। और कैरोल और गिलिगन के अनुसार ये सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है, सीमा जी, ठीक है ना। किसके अनुसार, एक तो कैरोल नाम है, कैरोल और एक है गिलिगन। तो कैरोल और गिलिगन के आधार पर इन्होंने कहा कि ये लिंग भेद कर रहा है, लिंग भेद। पत्नी या मारो, पति पति ना सुलटारो, ये कहूंगा, देख लो भाई, क्यों भाई सीमा अग्रवाल जी, केवल वो महिला को ही मार रहा है, खुद पुरुष के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो लिंग भेद कर रहा है। कैरोल और गिलिगन का ये मानना था। ओके, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ एक बार कमेंट करके, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से विकसित है। कौन सी से, पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से भी ग्रसित है। पाश्चात्य संस्कृति की बातें, ये पाश्चात्य संस्कृति की ये बातें ज्यादा कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है, पाश्चात्य संस्कृति की, ठीक है ना। तो ये पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब कोहलबर्ग ने क्या बताया था कि पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक महत्व को, सांस्कृतिक जो विभिन्नता है उसके महत्व को भी इन्होंने स्थान नहीं दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सिद्धांत सीमित है, क्योंकि नैतिकता जो होती है ना, मॉरलिटी जो होती है, कि हमने कहानियां सुनाई, बच्चों से पक्ष विपक्ष कराए और हमने बच्चों के बारे में कयास लगा लिया कि कितने नैतिक हैं या अनैतिक हैं। तो नैतिकता कोई काल्पनिक चीज नहीं है। नैतिकता किसी प्रकार के लिंग भेद पर नहीं होती, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होती, किसी प्रकार के पश्चिमी सांस्कृतिक जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये सिद्धांत की क्या थी, कुछ आलोचना थी, ठीक है। बताइए कैसा लगा ये सेशन यहां तक। कल अपन चर्चा करेंगे
और आप कहें तो कल क्या मैं आज ही करा देता हूं, अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो मैं नोम चॉम्स्की का भाषाई विकास सिद्धांत तो करा देता हूं, क्योंकि पेपर की डेट बिल्कुल 17 जनवरी आ गई है ना। तो अभी हालांकि मैं बहुत तेजी के साथ में अपना कोर्स लेके चल रहा हूं, लेकिन बेहतर तरीके से अपनी तरफ से कराने का प्रयास कर रहा हूं। बताइए, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी करा देता हूं, पढ़ना चाह रहे हैं तो चलने दो क्लास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, बताइए चलने दो या कल कराएंगे बताओ। लॉरें अपन को करना है लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, नोम चॉम्स्की एलईडी लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस, इनके बारे में चर्चा करनी है। बताइए, बता दिया करो। बहुत अच्छा करवाते हो जी, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद। जो भी चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और क्लास खत्म हो जाने के बाद कुछ अच्छे अच्छे फीडबैक दे दिया करो, ठीक है ना। क्लास समाप्त हो जाने के बाद कुछ फीडबैक जरूर दे दिया करो। चलो कोई नहीं, तो फिर कल के लिए तैयार रहो। कल अपन आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉम चॉम्स्की का भाषाई विकास सिद्धांत। इसके साथ साथ सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी बाई सिगमंड फ्रायड। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत कौन सा पढ़ेंगे? सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राधे।